जो रहता है वो हमें समझना बहुत जरूरी है कि वो सिस्टम में प्लग्ड इन हुआ है कि नहीं, वो हमें कैसे मालूम पड़ता है। तो वो सबके लिए अंदर सॉफ्टवेयर दिया हुआ है जिससे हम चेक कर सकते हैं। बराबर। तो लाइसेंस के साथ आती है उसकी सॉफ्टवेयर सेटअप फाइल। बराबर। तो अभी हम पहले समझेंगे कि सॉफ्टवेयर का जो इंस्टॉलेशन होता है वो किस हिसाब से होता है। बराबर। तो सीधी बात है कि उसके लिए प्री रिक्विसाइट मतलब कि आपको मालूम होना चाहिए कि सॉफ्टवेयर कहाँ पे चलेगा, कहीं पे नहीं चलेगा। तो प्री रिक्विसाइट का मतलब है सबसे पहले तो कोई भी सॉफ्टवेयर चलने के लिए क्या चाहिए। तो एक हेल्दी सिस्टम चाहिए जो हैंग ना होता हो। एटलीस्ट अभी के जो भी वर्जन आ गए वो विंडोज 7 भी सपोर्ट नहीं करते हैं, वो आप जानते होंगे। तो विंडोज 7 नहीं चलेगा, आपको विंडोज 10 मिनिमम डालना पड़ेगा। और एल्स चल भी गया तो वो बहुत हैंग मारेगा, क्योंकि ये जो स्काडा चलने वाला है वो 24 आवर्स चलने वाला है। मतलब आपका सिस्टम कभी भी बंद नहीं होगा। तो वो जो भी लोड लेता है उसकी वजह से अगर कंप्यूटर हैंग कर गया तो आपका डेटा स्टॉप होने के चांसेस है। बिकॉज कंप्यूटर ऐसी चीज है कि जिसमें बहुत सारी अलग अलग एप्लीकेशन रन हो रही होती है। तो उसी के साथ में आपका स्काडा भी रन हुआ होता है। तो उस टाइम पे अगर कुछ ऐसा प्रॉब्लम हुआ तो वो आपका सिस्टम को स्टॉप कर सकता है, इन बिटवीन कहीं पे भी हैंग कर सकता है। आपको दिखेगा सब चालू है बट अल्टीमेटली डेटा स्टोरेज नहीं होगा। और आपको कस्टमर की कंप्लेन आएगी कि भाई मेरा डेटा तो बीच बीच में मिस हो रहा है। तो उसके चांसेस क्यों है, तो सीधी बात है कि उसमें इंटरप्शंस जितने आएंगे उसकी वजह से ये हो सकता है। बराबर। अभी हम एक इंस्टॉलेशन की बात करें तो सिंपल उसके लिए हमें ऐसा एक फोल्डर मिलता है। बराबर। हमें क्या करना है वो मैं आपको समझाता हूँ। तो आपके पास या तो आपके सीनियर के पास ऐसा एक मॉड्यूल रेडी होगा। बराबर। ये मॉड्यूल के अंदर अलग अलग फाइल्स रिक्वायरमेंट की सारी हेल्पिंग डॉक्यूमेंट्स दिए हुए हैं। बराबर। तो हमें सबसे पहले तो क्या करना है कि ये ऐसे कोई भी डॉक्यूमेंट को कॉपी करना है। बराबर। मैं स्टेप बाय स्टेप इसीलिए समझा रहा हूँ कि आपको हर जगह पे यही करना है। फिर जैसे मैंने अभी आपका सामने लाइसेंस रखा था, तो वो लाइसेंस का पर्टिकुलर एक नंबर होता है, तो वो नंबर आप यहाँ पे सीधा डाल दीजिए। जैसे कि ये लाइसेंस का नंबर 44 था, तो मैंने 44 डाल दिया। तो अभी इसके अंदर जैसे हमारे पास कंपनी से ऐसी जिप फाइल आएगी। बराबर। तो आप जैसे ही इसे एक्सट्रैक्ट करोगे तो उसके अंदर पर्टिकुलर उसकी बहुत सारी फाइल्स दिखेगी आपको। बराबर। जैसे कि ये है माइकॉन स्काडा, उसमें सैंपल प्रोजेक्ट्स दिए हुए हैं, सेटअप यूजर मैनुअल सो एंड सो। हमें और कुछ नहीं करना है, सिर्फ ये सेटअप फाइल को उठा लेना है। मैं कॉपी कर रहा हूँ और उसे पर्टिकुलर इसमें, अभी इसमें आपको मालूम होगा कि हम उसी के भी सेम इंस्टॉलेशन फाइल में ही रख देंगे जैसे यहाँ थी। सो आई विल डिप्लॉय इट लाइक दिस। करेक्ट। तो ये सेटअप फाइल बन गई 144 की, जो मुझे कंपनी से मिलती है along with that license. ओके। तो अभी जैसे ये फोल्डर नाउ इट विल बिकम अ ओनली फोल्डर फ्रॉम विच वी कैन वर्क along. ओके। तो मैं क्या करूंगा अभी, फॉर इज ऑफ यूज मैं अभी सारे और फोल्डर्स उठा देता हूँ, तो आपको मालूम पड़े कि सेटअप फोल्डर इतना ही होना चाहिए। बराबर। तो जो भी प्रोजेक्ट हम कोई भी कस्टमर के लिए बना रहे हैं तो उसके लिए हम ऐसी एक फाइल बनाएंगे। बराबर। वो फाइल के अंदर इतने फोल्डर्स है। ये फोल्डर का खुद के अलग अलग इंपॉर्टेंस है, वो हम समझेंगे। बराबर। जैसे हम जैसे बात कर रहे हैं प्री रिक्विसाइट की। बराबर। तो प्री रिक्विसाइट के लिए एक सेटअप फाइल होनी जरूरी है कोई भी इंस्टॉलेशन करने के लिए। वो सेटअप फाइल हमने ले ली जो यहाँ पे पड़ी है। बराबर। उसके अलावा कम्युनिकेशन टूल्स, ये टेस्ट टूल्स में दो टूल होते हैं, एक ऐड अ डोंगल एंड एमबी पोल। बराबर। एमबी पोल वो RS-485 और 232 या तो फिर इथरनेट कनेक्शन के ऊपर हमें डेटा को टेस्टिंग करने की फैसिलिटी देता है। बराबर। तो हम ये एमबीपोल एक रखते हैं अंदर, क्योंकि कोई भी साइट पे अगर कुछ इश्यू आया तो वो सॉफ्टवेयर के साइड से नहीं, हार्डवेयर साइड से भी हो सकता है। तो हमें कैसे मालूम पड़ेगा, तो उसके लिए यहाँ पे बाय डिफॉल्ट वो पड़ा हुआ है। तो कल उठ के आप एनीडेस्क ले रहे हैं तो आपको स्पेशली कोई फाइल्स अलग से डालनी नहीं है। आप ही के सेटअप फाइल्स में सारी रखी हुई हो तो आपको बहुत ईजी हो जाता है। सेकेंड थिंग, ये ऐड अ डोंगल। अभी ये ऐड अ डोंगल ना, इट इज अ वन क्लिक कमांड। मतलब वो सिर्फ इतना काम करता है कि आपकी लाइसेंस की बराबर चल रही है कि नहीं। क्योंकि कभी कभार क्या होता है कस्टमर के वहां पे लाइसेंस की अगर निकल जाएगी तो सॉफ्टवेयर स्टॉप हो जाएगा। क्योंकि अगर वो पेन ड्राइव कंपलसरी डाले रखना बहुत जरूरी है। बराबर है। तो अभी जैसे मैंने कोई पेन ड्राइव नहीं डाली हुई है सिस्टम में, तो अगर मैं इसे रन करवाऊंगा तो मुझे ये दिखा देगा, एक कमांड खुलेगा। आई हैव टू जस्ट गो फॉर मोर इन्फो एंड रन एनीवे, बिकॉज इट इज अ डायरेक्ट कमांड, तो ये सिक्योरिटी पर्पज से कभी भी पूछ सकते हैं। आई एम डूइंग इट रन एनीवे, सो इट विल रन एंड गिव मी सम आउटपुट।
So this is a dongle not found. It is simple C type command line which is showing you the license key is running or not. कभी कभार ऐसा भी होता है कि लाइसेंस की लगी हुई होती है पर डिटेक्ट नहीं होती है, या तो कुछ इंटरनल हार्डवेयर इश्यू होते हैं, ड्राइवर इश्यूज होते हैं, और एल्स ऑफ कोर्स लाइसेंस के लिए कोई ड्राइवर अलग से डालना नहीं पड़ता है, पर यूएसबी ड्राइवर ही कंप्यूटर में अगर गलत हुआ तो भी नहीं चलेगी, या तो फिर हमारी हार्ड जो लाइसेंस की है वो डैमेज हुई तो भी ये सेम चीज हो सकती है। अभी मैंने एक लाइसेंस की अंदर डाली है यूएसबी में। आपको सिंपल बता दूं कि लाइसेंस की डालते हैं ना तो उसमें रेड लाइट तुरंत हो जाती है, विच इज शोइंग दैट इट इज रनिंग करेक्ट। नाउ इफ आई विल जस्ट रन दिस, it will give me some data. So now model and ID is showing. That means कि system is running and license key is appropriate and now system can access it also. बराबर, तो ये सिस्टम बहुत इजी समझने के लिए दिया होता है, तो ये टेस्ट टूल्स है इसीलिए उसका नाम टेस्ट टूल्स रखा हुआ है। देन ड्राइवर्स, तो अभी सीधी बात है कि हमारा अलग अलग जो स्काडा है वो बहुत अलग अलग नोड्स के साथ अंदर कनेक्ट होता है। तो हमारे जैसे हमने एटीसी या कोई भी हम जैसे एटीसी के ड्राइवर्स जो कन्वर्टर्स है वो यूज करते हैं बराबर। कोई ऐसा भी स्काडा हो सकता है जहाँ पे एचएमआई इंटरनेट इथरनेट के साथ कनेक्टेड है, सॉरी नॉट इंटरनेट, इथरनेट के साथ, तो वहां पे हमें कोई ड्राइवर नहीं लगते हैं क्योंकि इथरनेट की तो फैसिलिटी हर एक कंप्यूटर में बाय डिफॉल्ट दी हुई होती है बराबर, और वो आप यहाँ पे जाके इथरनेट कनेक्शन के पास में जाके सेट कर सकते हैं। कोई भी कंप्यूटर इथरनेट के बिना तो नहीं आता है बराबर, तो लेन पोर्ट आपका जो दिया हुआ है वहीं पे आपको सीधा वायरलेस नेटवर्क्स में जाके चेक करना है। दैट्स द ओनली थिंग यू हैव टू डू, राइट। सो वो एक इजी ऑप्शन अवेलेबल है। तो ये इथरनेट में आपको कोई ड्राइवर नहीं लगता, पर अगर आपने कोई ऐसा ड्राइवर यूज किया है जैसे हम लोग ज्यादातर 810820 ATC 820 फॉर RS4852 USB कन्वर्टर और ATC 810 फॉर RS2322 RS485 कन्वर्टर, हम दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हैं, डिपेंड्स ऑन अवर रिक्वायरमेंट बराबर। तो सबके ड्राइवर यहाँ पे दिए हुए होते हैं बराबर। तो और कुछ नहीं करना है, सीधा ड्राइवर अवेलेबल है आपको, तो सीधा जाके अगर मैं कोई भी यूएसबी पोर्ट कनेक्ट करता हूँ बराबर, तो जस्ट सर्च डिवाइस मैनेजर, करेक्ट। आपको कोम पोर्ट में वो तो करना आएगा ही, ज्यादातर तो ये कोई भी पोर्ट होते हैं ना तो वो ड्राइवर ऑटो अपडेट कर देते हैं, पर अगर कोई ड्राइवर अपडेट नहीं हुआ एंड राइट नाउ आई हैव नॉट इंसर्टेड एनी यूएसबी फॉर ATC 81020, बट अगर हुई तो अगर वो ड्राइवर नहीं शो होंगे तो वो यहाँ पे दिखाएंगे, तो उसकी प्रॉपर्टी में जाके मैं ड्राइवर सेटिंग में अपडेट ड्राइवर करके ब्राउज माय कंप्यूटर, और आपने ये जहां पे भी रखा है, जैसे मैंने पाथ दिया तो मैंने अभी जैसे डेस्कटॉप पे रखा है, इट इज इन माइकॉन स्काडा, इट इज फॉर ड्राइवर्स, तो मुझे सिर्फ ये ड्राइवर का फोल्डर सिलेक्ट करके छोड़ देना है। सिस्टम अपने आप नेक्स्ट करेंगे तो वो ड्राइवर अपने आप सर्च करके सेम सिमिलर ड्राइवर उठा लेगा। तो बस ये इतनी सिंपल मेथड है, और अगर एक बार नहीं होता है तो जस्ट रिस्टार्ट द सिस्टम वंस और एल्स अपडेट द ड्राइवर 2 or 3 times एंड इट विल रन दैट डेफिनेटली। आप यूएसबी बाहर निकाल के अंदर लगाइए, फिर से एक बार अपडेट कीजिए, ऐसा कुछ भी करेंगे तो ड्राइवर अपडेट हो जाएंगे, तो वो उसके लिए यहाँ पे दिया हुआ होता है बराबर। तो ड्राइवर के बाद में आता है इंस्टॉलेशन फाइल्स, ऑफ कोर्स वो हम लास्ट में इंस्टॉल ही करने वाले हैं बराबर। ISS प्री रिक्विसाइट्स, अभी ये प्री रिक्विसाइट्स क्या है, तो ये पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर को रन करने के लिए कुछ ना कुछ डॉटनेट फ्रेमवर्क की जरूरत पड़ती है। डॉटनेट फ्रेमवर्क, अभी ये डॉटनेट फ्रेमवर्क वो इंटरनल ऑफ दिस ओएस, वो एक थिंग है जो डेटाबेस मैनेज करता है, एप्लीकेशन को रन करने में मदद करता है। तो वही एक माइक्रोसॉफ्ट का ही खुद एक टूल है जिसे हम ये सॉफ्टवेयर चलाने के लिए रन कर रहे हैं। ज्यादातर कंप्यूटर में बाय डिफॉल्ट विंडोज होती है तो डॉटनेट फ्रेमवर्क होता ही है, पर अगर कोई फ्रेश कंप्यूटर है और अगर उसमें कोई डॉटनेट फ्रेमवर्क नहीं है तो आप ये डायरेक्टली इसे इंस्टॉल कर सकते हैं, और एल्स आप न्यू डॉटनेट फ्रेमवर्क को सर्च करके इंस्टॉल भी कर सकते हैं। अगर आपको ऐसा रिक्वेस्ट आई कि भाई मुझे नया मतलब वो पुराना है आपको नया डालना पड़ेगा, तो आप सीधा ही कोई भी वर्जन नया सर्च करेंगे तो आपको विंडोज में से ही ये हेल्प मिल जाएगी कि आप कौन सा डॉटनेट फ्रेमवर्क लेटेस्ट डाउनलोड चाहेंगे कि या नहीं, तो आप वहां से डाउनलोड करके उसे भी इंस्टॉल कर सकते हैं। पर हमने बाय डिफॉल्ट यहाँ पे भी 4.0 दिया हुआ है तो आप वो भी इंस्टॉल कर सकते हैं। तो ये डॉटनेट फ्रेमवर्क वगैरह यहाँ से मिलते हैं, वो ISS प्री रिक्विसाइट में अवेलेबल है।
ये प्रिंट आउट एडिटिंग डिपेंड्स ऑन द क्लाइंट रिक्वायरमेंट। अगर उनका कहीं ना कहीं कोई पर्टिकुलर डेटा रिपोर्ट लोगो बाहर जा रहा है, वो सबके लिए हमने बाय डिफॉल्ट ये टेम्पलेट बनाए हुए हैं जो आपको सीधा रिप्लेस करने हैं एट द टाइम ऑफ प्रोजेक्ट फोल्डर। बराबर। ये प्रोजेक्ट, अभी एक सीधी बात है, हम जैसे ही इंस्टॉलेशन कंप्लीट करेंगे, हम कोई भी प्रोजेक्ट बनाते हैं, स्काडा एक प्लेटफॉर्म है जहां पे कोई प्रोजेक्ट रन होता है। बराबर। वो प्रोजेक्ट की जो फाइल्स होती है वो इस फोल्डर में हम स्टोर करते हैं। बराबर। जैसे कि हमने एक प्रोजेक्ट बनाया था जाइडस बायोटेक, तो वो जो भी हम इसी सॉफ्टवेयर से मल्टीपल प्रोजेक्ट्स तो बना सकते हैं, समझ रहे हैं, और मल्टीपल प्रोजेक्ट्स को भी रन कर सकते हैं, बट एट अ टाइम सिंगल प्रोजेक्ट रन होगा, सीधी बात है। बराबर। पर आपको कोई भी अलग अलग प्रोजेक्ट है तो उसे एक तो पर्टिकुलर लोकेशन देना पड़ेगा। तो जैसे इसमें इसका डेटा ले रह रहा है, उसके सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स रह रहे हैं, वो सब यहाँ पे होंगे, वो आपको मिलता है। स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग मैन्युअल ऑफ कोर्स फॉर योर यूज और फॉर कस्टमर यूज, तो हम लोग यहाँ पे कस्टमर के लिए जो मैनुअल है वो यहाँ पे रख देते हैं कि कस्टमर को कभी भी चाहिए तो वो रख सकते हैं। एंड दिस इज अ सेटअप सपोर्ट इमेजेस, मतलब आप चाहे तो पर्टिकुलर रिपोर्ट वगैरह के लोगो में कस्टमर का लोगो डालना है, तो आपको सिर्फ ये चेक करना है कि इसका क्या प्रॉपर्टीज है, इसका डिटेल में पर्टिकुलर पिक्सल्स क्या है, और सेम पिक्सल का लोगो आप कस्टमर का यहाँ पे छोड़ देंगे तो आपका काम हो जाएगा। तो वो आपको प्रोजेक्ट फोल्डर में, मतलब प्रोजेक्ट के फोल्डर के अंदर यहाँ पे डालने पड़ेंगे, सॉरी, यहाँ पे डालने पड़ेंगे, जो प्रोजेक्ट का फोल्डर बनेगा वो। बराबर। और हम क्या करते हैं, जैसे अभी हम पूरा का पूरा प्रोजेक्ट इंस्टॉल करेंगे ऑफ कोर्स, तो उसके पहले हम क्या करेंगे, तो पर्टिकुलर कोई भी, जैसे ये कंप्यूटर है वो एक क्लाइंट का कंप्यूटर है ऐसा मान के चलते हैं, तो ये फोल्डर हमने बिफोर इंस्टॉलेशन हमारी फैक्ट्री पे सब रेडी कर दिया। बराबर। और ये पेन ड्राइव वगैरह में हम लेके जा सकते हैं वहां पे अलॉन्ग विथ लाइसेंस की। हम क्या करेंगे, हमारा एक फिक्स सेटअप है, अगर डी ड्राइव अवेलेबल है तो हम सी में तब तक नहीं डालेंगे। बराबर। क्योंकि सी ड्राइव कभी भी करप्ट हो सकती है, तो वी विल गो ऑन डी ड्राइव। हम यहाँ पे एक मल्टीटेक का फोल्डर बनाएंगे और उसके अंदर ये सॉफ्टवेयर को कॉपी पेस्ट कर देंगे। बराबर। तो यहाँ पे ये सॉफ्टवेयर पड़ा है, उसके अंदर सब कुछ पड़ा है। तो कल उठ के कभी भी कोई आके बोलता है कि भाई मुझे पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर में दिक्कत आ रही है, तो आपको कहीं नहीं जाना है, सीधा का सीधा डी ड्राइव मल्टीटेक, ये फाइल सिस्टम मेंटेन करना बहुत जरूरी है। क्योंकि आज आप यूज कर रहे हैं, कल उठ के कोई और इंजीनियर को चेक करना हुआ तो वो क्या करेगा उसके लिए। बराबर। सो दिस इज द इंस्टॉलेशन, नाउ फाइनल इंस्टॉलेशन आई विल जस्ट डू फॉर सॉफ्टवेयर। इट इज वेरी सिंपल नाउ, बिकॉज आपने पहले की सब तैयारी कर दी है। तो अभी मैं सीधा इंस्टॉलेशन फाइल पे जाऊंगा। सेटअप को रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करना बहुत जरूरी है, अगर हो सकता है तब तक करें, नहीं होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, पर अगर करते हैं तो आपको बेनिफिट मिलता है कि पर्टिकुलर कोई भी आपकी रिक्वेस्ट बाय डिफॉल्ट रिमूव नहीं हो जाएगी। सो इट इज इंस्टॉलिंग, होप द वीडियो इज रनिंग। यस। So this is the software, it is going to start to install. So installation is done. It is very easy. आपको ये दो लोगो दिखेंगे यहाँ पे। बराबर। बट एज पर माई सजेशन आप यहाँ से भी ओपन कर सकते हैं और अंदर से भी कर सकते हैं, ये शॉर्टकट्स बन चुके हैं। ज्यादातर हम लोग शॉर्टकट्स को रहने नहीं देते, वो डिलीट कर देते हैं। सो दिस इज द इंस्टॉलेशन, राइट। आई हैव ऑलरेडी जस्ट गिव यू अ ग्लांस ऑफ फाइल सिस्टम। File system means what the basic files you should save in particular computer where the SCADA is running. Okay. So basically this is a general information I have provided.